एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विकेरियस लायबिलिटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप सारी वीडियोस ईजिली देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विकेरियस लायबिलिटी के मतलब को समझते हैं कि विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, किसे कहते हैं। देखिए, हम इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। बी क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन के साथ टॉर्ट कमिट कर देता है, रॉन्ग कमिट करता है। सो यहाँ पर बी जो है उस चीज़ के लिए लायबल होगा। जो भी उसने किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाई है, उसका लीगल राइट वॉयलेट किया है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बी करेगा। बी इस चीज़ के लिए लायबल होगा। हमने अभी तक लॉ ऑफ टॉर्ट के फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में यही पढ़ा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ टॉर्ट कमिट करता है तो उसे उस चीज़ के लिए भरपाई करनी पड़ेगी, वो उस चीज़ के लिए लायबल होगा। लेकिन जब कोई पर्सन कोई रॉन्ग कमिट करता है, टॉर्ट कमिट करता है और उसकी भरपाई कोई और करता है, मतलब कोई और दूसरा पर्सन जिम्मेवार होता है उस दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए, तब हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। मतलब आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि करे कोई और भरे कोई। यहाँ पर कर कौन रहा है? बी कर रहा है। बी टॉर्ट कमिट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ, लेकिन बी के एक्ट करने से जब कोई दूसरा पर्सन, मतलब यहाँ पर ए जो है लायबल हो रहा है, ए की लायबिलिटी बन रही है, तब यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये विकेरियस लायबिलिटी है। सो विकेरियस लायबिलिटी इज़ द लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर पर्सन में अराइज। सो विकेरियस लायबिलिटी किसे कहेंगे? कि जब एक पर्सन की लायबिलिटी अराइज होती है किसी दूसरे पर्सन के एक्ट करने पर, मतलब बी के एक्ट करने पर यहाँ पर किसकी लायबिलिटी अराइज हो रही है? ए की लायबिलिटी अराइज हो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि कर कोई और रहा है और भरना किसी और को पड़ रहा है। मतलब एक्ट तो कोई और कर रहा है, टॉर्ट तो कोई और कमिट कर रहा है, लेकिन दूसरे पर्सन की लायबिलिटी यहाँ पर क्यों अराइज हो रही है? चलो इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, दूसरे पर्सन की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब उन दोनों पर्सन के बीच में कोई रिलेशन होगा। मतलब अगर एक बी जो है कोई टॉर्ट कमिट कर दिया बी ने कोई, ठीक है, यहाँ पर ए पर्सन की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर उन दोनों के बीच में रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी दूसरे पर्सन की लायबिलिटी अराइज होगी। अब कैसा रिलेशन होना चाहिए? देखिए, 3 तरीके के रिलेशन होने चाहिए। पहला रिलेशन तो प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए। मान लीजिए कि ए जो है प्रिंसिपल है और बी जो है एजेंट है, तभी इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का, तभी यहाँ पर ए की लायबिलिटी अराइज होगी बी के एक्ट करने से। या फिर पार्टनरशिप का रिलेशन हो। देखिए, अगर मान लीजिए ए और बी जो हैं आपस में पार्टनर्स हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस को लेकर, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपस में ये पार्टनर्स हैं, तो अगर बी कोई एक्ट करता है तो यहाँ पर ए की लायबिलिटी भी अराइज होगी, क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में पार्टनर का रिलेशन है। और थर्ड रिलेशन है मास्टर और सर्वेंट का। अगर मान लीजिए कोई ए पर्सन जो है और बी पर्सन जो है, ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मास्टर और सर्वेंट का है। मतलब ए जो है मास्टर है और बी जो है सर्वेंट है। सो अगर कोई सर्वेंट के द्वारा कोई एक्ट किया गया है, मतलब बी के द्वारा जो अगर कोई एक्ट किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए मास्टर भी लायबल होगा। सो एक पर्सन के एक्ट करने से दूसरे पर्सन की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब उन दोनों पर्सन के बीच में रिलेशन होगा। और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल एजेंट का होना चाहिए, पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म का होना चाहिए और मास्टर और सर्वेंट का होना चाहिए। सो ये 3 रिलेशनशिप वहाँ पर होने चाहिए, तभी दूसरे पर्सन की लायबिलिटी अराइज होगी। नहीं तो सिर्फ उसी पर्सन की लायबिलिटी अराइज होगी जिसने टॉर्ट कमिट किया है। और जब दूसरे पर्सन की लायबिलिटी अराइज होती है किसी अनदर पर्सन के एक्ट करने से, तब हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं।
चलिए अब फर्स्ट रिलेशन को अच्छे से समझते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए, कब प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनेगी एजेंट के कोई एक्ट करने से। मतलब अगर कोई एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है या टोट करता है तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी कब अराइज होगी। देखिए, व्हेन वन पर्सन ऑथोराइजेज अनदर टू कमिट अ टोट, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को टोट कमिट करने के लिए अधिकार देता है, ऑथोराइज करता है, द लायबिलिटी फॉर द टोट दैट विल बी नॉट ओनली ऑफ दैट पर्सन हु हैज़ कमिटेड इट बट ऑल्सो ऑफ दैट हु ऑथोराइजेज इट। देखिए, इस लाइन का क्या मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को टोट कमिट करने के लिए अधिकार देता है, तब सिर्फ उस पर्सन की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी जिसने टोट कमिट किया है, बल्कि उस पर्सन की लायबिलिटी भी अराइज होगी जिस पर्सन ने उसको अधिकार दिया है। अब देखिए, एजेंट को क्या कहा जा रहा है उसके प्रिंसिपल के द्वारा कि तू ये रॉन्गफुल एक्ट कर, और एजेंट क्या करता है, वो रॉन्गफुल एक्ट कर देता है। किसके कहने पर करता है? प्रिंसिपल के कहने पर करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एजेंट की लायबिलिटी नहीं होगी बल्कि प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी होगी, क्योंकि उसने इस चीज़ को करने के लिए उसको ऑथोराइज़ किया है, उसको इस चीज़ को करने के लिए अधिकार दिया है। देखिए, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब है कि द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज़ द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कि मतलब ये है कि एजेंट के द्वारा जो भी एक्ट किया जाता है वो प्रिंसिपल का एक्ट भी माना जाएगा। मतलब अगर एजेंट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उस चीज़ के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा। फॉर एनी एक्ट ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल एंड डन बाय द एजेंट, बोथ ऑफ देम आर लायबल, देयर इज लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। चाहे किसी भी तरीके का एक्ट ऑथोराइज किया गया हो प्रिंसिपल के द्वारा और किसी भी तरीके का एक्ट डन किया गया हो एजेंट के द्वारा, दोनों प्रिंसिपल और एजेंट दोनों उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होंगे। देयर इज़ लायबिलिटी इज़ जॉइंट एंड सेवरल, दोनों की लायबिलिटी हो सकती है या फिर सेवरल, अलग अलग भी लायबिलिटी उनको दी जा सकती है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल भी लायबल होगा जिसने उसको अथॉरिटी दी है उस रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अथॉरिटी कैसे दी जाती है अपने एजेंट को। देखिए, जब प्रिंसिपल के द्वारा किसी एजेंट को, मतलब अपने एजेंट को अथॉरिटी दी जाती है, वो अथॉरिटी जो है एक्सप्रेसली भी दी जा सकती है या फिर इम्प्लाइडली भी दी जा सकती है। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोल कर या लिख कर अथॉरिटी दी गई हो, और इम्प्लाइड का मतलब होता है हाव भाव से अथॉरिटी दी गई हो या फिर इशारों से उसको कह दिया हो कि तू ये रॉन्गफुल एक्ट कर। ठीक है, जनरली क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए एक्सप्रेसली नहीं बोलते, मतलब बोल कर या लिख कर नहीं बोलते, हाव भाव से बता देते कि तुमने ये रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना है। और जब एजेंट उसी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी बनेगी, प्रिंसिपल उस एक्ट के लिए लायबल होगा। सो अब सेकंड रिलेशन देखते हैं कि कब एक पर्सन के एक्ट करने पर, रॉन्गफुल एक्ट करने पर दूसरा पर्सन जो है लायबल होगा। पहला रिलेशन तो हमने देखा कि प्रिंसिपल और एजेंट का, कि एजेंट अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा। अब दूसरा रिलेशन ये है कि पार्टनर्स का रिलेशन अगर होता है उनके बीच में, तब भी दूसरा पार्टनर जो है लायबल होगा। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 पार्टनर्स हैं और उनमें से एक पार्टनर जो है कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, टोट कमिट कर देता है किसी अनदर पर्सन के साथ, तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होंगे। मान लीजिए कि अगर उस एक्ट के बदले अगर उस पर्सन को कोई भरपाई करनी पड़ती है तो बाकी के सारे पार्टनर्स जो हैं उस चीज़ के लिए वो भी भरपाई करेंगे। जो टोट कमिट किया है किसी एक पार्टनर के द्वारा उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, तो फिर क्या होगा कि वो सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। देयरफॉर टू सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर्स, वो उस ऑफेंस के लिए सारे गिल्टी माने जाएंगे, वो सारे पार्टनर्स। और हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट लायबिलिटी होगी और सेवरल लायबिलिटी होगी। अब देखते हैं थर्ड रिलेशन। देखिए, थर्ड रिलेशन है मास्टर और सर्वेंट का।
अगर सर्वेंट के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है, अगर नौकर के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो फिर उस चीज़ के लिए उसका मास्टर भी लायबल होगा, उसका मालिक भी लायबल होगा। If a servant does a wrongful act in the course of his employment, the master is also liable for it, and the servant of course is also liable. सर्वेंट तो लाइबल होगा ही होगा, लेकिन उस चीज़ के लिए मास्टर भी लाइबल होगा। अब ये मास्टर कौन होता है और सर्वेंट कौन होता है, इसे अच्छे से जानते हैं। देखिए, मास्टर वो पर्सन होता है जो कि लीगली इंटाइटल होता है, उसे कानून के द्वारा अधिकार है कि वो किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे सके और उसके ऑर्डर को, उसका ऑर्डर जो है उसको ओबे किया जा सके, उसके आज्ञा का पालन किया जा सके। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मास्टर, जो कि दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है और उसके ऑर्डर को ओबे किया जाता है, तो उसे कहते हैं मास्टर। और सर्वेंट वो पर्सन होता है जो कि अपनी इच्छा से किसी मास्टर के अंदर काम करने के लिए एग्री होता है, उसके डायरेक्शन के अंदर काम करने के लिए एग्री होता है, उसके कंट्रोल के अंदर काम करने के लिए एग्री होता है, चाहे उसे वेजिस मिले या फिर ना मिले। सो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं। सो हम अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि अगर सर्वेंट के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो मास्टर की भी लाइबिलिटी बनेगी। सो ये जो डॉक्ट्राइन है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, ये एक मैगजीम पर बेस्ड है। वो मैगजीम है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, जिसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, कि मतलब प्रिंसिपल जो है, जो मालिक है, वो लाइबल होगा। एंड इट पुट्स द मास्टर इन द सेम पोजिशन एज इफ़ ही हैड डन एक्ट हिमसेल्फ, कि मतलब मास्टर के ऊपर ये पुट करता है, मास्टर के ऊपर ये लाइबिलिटी डालता है उसी पोजीशन के अंदर जैसे कि मास्टर ने ही कोई रॉन्गफुल एक्ट किया हो। सो सिंपल सा ही मतलब है इस मैगजीम का कि सर्वेंट के द्वारा अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो मास्टर भी उस चीज़ के लिए लाइबल होगा, मास्टर के ऊपर भी ये लाइबिलिटी होगी। अब एक्चुअल में लाइबिलिटी किसकी होगी, ये प्लेंटिफ ही चॉइस करेगा, जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है, जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है। सो प्लेंटिफ के पास चॉइस करने का राइट है कि वो किसके अगेंस्ट सूट फाइल करे, या तो मास्टर के या फिर सर्वेंट के या फिर दोनों के कर सकता है। और ये ध्यान रखने वाली बात एक और है कि मास्टर की लाइबिलिटी तभी बनेगी जब दो एसेंशियल पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर दो कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी हम कहेंगे कि मास्टर की लाइबिलिटी बनेगी। सो पहली चीज़ तो ये है कि जो टॉर्ट कमिट किया गया है वो सर्वेंट के द्वारा कमिट किया गया होना चाहिए। और दूसरा एसेंशियल पॉइंट ये है कि जो सर्वेंट ने टॉर्ट कमिट किया है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया होना चाहिए, मतलब वो अपने सर्वेंट की ड्यूटी निभा रहा हो, उस टाइम पर उस पर्सन के द्वारा, उस सर्वेंट के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया गया होना चाहिए। सो हमने 3 रिलेशन पढ़े कि कब एक पर्सन रॉन्ग कमिट करता है और दूसरे की लाइबिलिटी बनती है, तो कौन कौन से रिलेशन में वो लाइबिलिटी बनेगी, उन रिलेशन को हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि सर्वेंट कौन होते हैं और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, सर्वेंट तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जो सर्वेंट होता है वो एक ऐसा एजेंट होता है जो कि किसी और के सुपरविज़न के अंदर काम करता है, किसी और के कंट्रोल के अंदर काम करता है, मतलब अपने एम्प्लॉयर के, अपने मालिक के अंडर वो काम करता है, उसे हम कहते हैं सर्वेंट। और हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देता है तो उस चीज़ के लिए उसका मालिक भी जिम्मेवार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कार ड्राइवर जो है वो मेरा सर्वेंट है और वो नेग्लिजेंटली किसी दूसरे पर्सन का एक्सीडेंट कर देता है। सो यहाँ पर लाइबल कौन होगा, उस चीज़ के लिए लाइबल मैं भी होंगी, क्योंकि मैं उसकी ओनर हूँ, उसकी मालिक हूँ। सो सर्वेंट के केस में ये होगा कि अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है तो उसके लिए मालिक जिम्मेवार होगा, ये है सर्वेंट। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो किसी कंट्रोल के अंदर काम नहीं करते, वो खुद ही उस चीज़ के मालिक होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो जैसे कि मैंने एक टैक्सी हायर की, ठीक है, उस टैक्सी की मैं मालिक तो नहीं हूँ पर मैंने टैक्सी हायर की है। अब वो टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, उससे गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या इस चीज़ के लिए मैं लाइबल होंगी? नहीं ना, क्योंकि मेरा और जो उस टैक्सी ड्राइवर का जो रिलेशन है वो सर्वेंट और मास्टर का नहीं है। वो जो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना खुद का मालिक है और मैं खुद की मालिक हूँ। सो हम दोनों के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और मैं मास्टर हूँ।
सो यहाँ पर मैं लाइबल नहीं होंगी बिकॉज द ड्राइवर इज़ नॉट माई सर्वेंट बट ओनली एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो द टैक्सी ड्राइवर हिमसेल्फ इज़ लाइबल, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने वो एक्सीडेंट करा है तो फिर वो टैक्सी ड्राइवर ही लाइबल होगा, उसके लिए मैं लाइबल नहीं होंगी, क्योंकि हमारे बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन नहीं है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वेंट कौन होते हैं और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं। सर्वेंट में जो है मास्टर की लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में किसी दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो सिर्फ उसी की लाइबिलिटी होगी क्योंकि उसने खुद ने वो एक्सीडेंट कमिट किया है। सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा था कि सर्वेंट अगर रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, टोर्ट कमिट करता है, तो उसके लिए मास्टर जिम्मेवार होगा, उसका मालिक जिम्मेवार होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई टोर्ट कमिट करता है तो उस चीज़ के लिए कोई दूसरा पर्सन जिम्मेवार नहीं होगा, वो खुद ही जिम्मेवार होगा उस एक्ट के लिए। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि एन एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल फॉर द टोर्ट कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड बाय हिम, कि क्या कोई एम्प्लॉयर जो है वो जिम्मेवार होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए? नहीं होगा। एक एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल नहीं होगा अगर उसके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया है तो। लेकिन एक एम्प्लॉयर जो है तब लाइबल होगा, कुछ केसेस दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए। सो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, कोई टोर्ट कमिट करता है, तो उस चीज़ के लिए एम्प्लॉयर जो है कुछ केसेस के अंदर लाइबल होगा। सो कब कब लाइबल होगा वो पॉइंट्स देखते हैं। देखिए अगर एम्प्लॉयर जो है इल्लीगल एक्ट करने के लिए अथोराइज करता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा हमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक पर्सन जाता है दूसरे पर्सन के पास कि तू इस पर्सन का मर्डर कर दे तो मैं इसके बदले में तुझे इतने पैसे दूंगा। सो यहाँ पर जो पैसे दे रहा है, जो ऑफर रख रहा है, वो कौन है? वो है एम्प्लॉयर। और जो दूसरा पर्सन है जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, जिसको रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, वो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को इल्लीगल काम करने के लिए ऑथोराइज कर रहा है कि वो ये इल्लीगल काम करे। सो यहाँ पर अगर वो इल्लीगल काम कर देता है या मना कर देता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, चाहे कुछ भी हो, सो अगर उसने टोर्ट कमिट करा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उस चीज़ के लिए एम्प्लॉयर भी लाइबल होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया? अथोराइज किया है। सो यहाँ पर एम्प्लॉयर की भी लाइबिलिटी बनेगी। और सेकंड टाइम एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी तब बनेगी जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई एक्ट किया गया हो इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। सो आज की इस वीडियो में हमने जाना विकेरियस लाइबिलिटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं।